Okay guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be continuing with the Leclerc principle. ठीक है, कल हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए हुए हैं. वन वाज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अदर वाज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. मैंने आपसे बस इतना कहा बेटा कि जब भी आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं, इक्विलिब्रियम गेट्स शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और जब भी आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. नंबर 2, अगर रिएक्शन में कोई प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है या सॉल्वेंट है, उनका अमाउंट कम ज्यादा करने की वजह से उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. और इक्विलिब्रियम और लीचरलैंड प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम रेस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशंस. क्योंकि इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट रहती हैं, तो इनका अमाउंट कम ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, अगर आपने किसी प्योर सॉलिड या किसी प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दिया, मतलब आपने उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया, तब जाके इक्विलिब्रियम जो होगा बेटा, दैट विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड. उसके बाद हम बात ये कर चुके हैं कि जब भी आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट सप्लाई करने की वजह से इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट सप्लाई करने की वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता था इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. या फिर ज्यादा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर या सप्लाई ऑफ हीट फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिक्रीज इन टेम्परेचर या रिमूवल ऑफ हीट ऑलवेज फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और पूरा बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रख दिया कि ऐसा क्यों हुआ करता है. आज हम कुछ और फैक्टर्स की बेटा बात करेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर नंबर 3, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है, अब प्रेशर का इफेक्ट जब भी आप देना चाहें तो सबसे पहले बेटा आपको ये याद रहना चाहिए कि प्रेशर का इंपैक्ट सिर्फ उन रिएक्शंस पे पड़ता है जिनमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स गैसियस फेज में होंगे. सो चाहे आपके पास होमोजीनियस गैस फेज इक्विलिब्रियम हो या हेट्रोजीनियस गैस फेज इक्विलिब्रियम हो, जहां पे कोई एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स गैसियस फेज में है, सिर्फ ऐसे ही इक्विलिब्रिया पे प्रेशर का इंपैक्ट होता है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज दैट once you talk about any reaction involving one or more gaseous components at equilibrium, rate of forward rate of backward reaction के बराबर होने की वजह से number of moles of gas जो है reaction vessel में constant होते हैं. जब reaction vessel में number of moles of gas, total moles of gas constant रहे, तो उसकी वजह से इस रिएक्शन वेसल में इस गैसियस इक्विलिब्रियम का अपना एक डेफिनेट प्रेशर होता है, जिसको इक्विलिब्रियम प्रेशर के नाम से जाना जाता है. अब अगर हम इस इक्विलिब्रियम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें, राइट, मान लीजिए कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, लेट इट बी, मेरे पास बेटा ये एक वेसल है फिटेड विथ ए पिस्टन, और इसमें आपने किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कैरी आउट किया इन्वॉल्विंग वन और मोर गैसियस कंपोनेंट्स, तो वो गैसियस मॉलिक्यूल्स बेटा वहां पे अगेंस्ट द वॉल स्ट्राइक करने की वजह से कुछ फोर्स एक्सर्ट करते थे पर यूनिट एरिया, व्हाट वी कॉल एज प्रेशर ऑफ द गैस. एंड वट एवर द प्रेशर वॉज, हम उसको इक्विलिब्रियम प्रेशर के नाम से जानते हैं. अगर मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करूं, तो पिस्टन नीचे की ओर आने की वजह से पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया. ये तो मेरी चेंज थी, मैंने तो पिस्टन नीचे लाया, दैट मींस मैंने प्रेशर बढ़ा दिया. जब भी आपने इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में प्रेशर सिस्टम का इंक्रीज कर दिया, दैट मींस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है. और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब ये हुआ बेटा, इक्विलिब्रियम विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड. अब क्या रेस्पॉन्स आएगा, आई विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट. लाइकवाइज अगर मैंने इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन शिफ्ट होने की वजह से गैसियस पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया कम, यानी कि प्रेशर जो होगा बेटा वो कम होगा. So whatever was the pressure at equilibrium, पिस्टन को अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने की वजह से, वॉल्यूम ज्यादा या कम करने की वजह से सिस्टम का प्रेशर जो है बेटा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. और जो ही वहां पे प्रेशर चेंज हुआ, इक्विलिब्रियम विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड, राइट. अब देखते हैं इंक्रीज इन प्रेशर पे क्या रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, सपोज बेटा मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन इज लाइक दिस, इट्स कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड
in equilibrium with calcium oxide solid plus we have carbon dioxide gas। ये रिएक्शन हमने कल भी डिस्कस की हुई है। यहां पे प्रोडक्ट साइड से 1 मोल है गैस का, मगर रिएक्टेंट साइड से कोई मोल गैस का नहीं है। यानी कि प्रोडक्ट साइड से मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड, दैट इज बेसिकली देयर। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है 0, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपके पास 1 है। अब जब यहां पे इक्विलिब्रियम सेट था, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद थे, जिसकी वजह से बेटा इस इक्विलिब्रियम का अपना कुछ प्रेशर था, जिसको मैंने इक्विलिब्रियम प्रेशर का नाम दिया। अब अगर मैंने ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया तो वॉल्यूम कम करने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ गए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ज्यादा हुए और वहां पे प्रेशर जो है बेटा वो ज्यादा हो गया। अब जो ही मैंने वहां पे प्रेशर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर को घटा दिया जाए। अब प्रेशर कॉन्सेप्चुअली कैसे बढ़ा, आपने ये समझना है। प्रेशर कॉन्सेप्चुअली कैसे बढ़ा? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। और प्रेशर को घटाया कैसे जाएगा? बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। अब सिस्टम क्या करेगा बेटा, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया कम करने के लिए ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को कम करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इस रिएक्शन में कैसे कम होंगे? जब ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बिकॉज इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से जो भी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड था, प्रोडक्ट साइड से चूंकि 1 मोल था, रिएक्टेंट साइड से 0 मोल्स हैं गैस के, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया सो कुछ मोल्स ऑफ गैस जो है बेटा वो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कम हुए, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और प्रेशर जो है बेटा वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो एक कंक्लूजन मेरे पास है, a decrease in volume means increase in pressure, right? A decrease in volume, I can say, or increase in pressure shifts the equilibrium in the direction of lesser number of moles of gas. जिस भी डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो जाते हैं, जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम हमेशा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। सो यू कैन मेक ए स्टेटमेंट हियर बेटा, एन इंक्रीज इन प्रेशर, फाइन, एन इंक्रीज इन प्रेशर या डिक्रीज इन वॉल्यूम की भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम। एन इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम, फाइन, शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में बेटा? In the direction of lesser number of moles of gas. In the direction of lesser number of moles of gas. Lesser number of moles of gas. Fine. अब इसी पर्टिकुलर केस में एक दूसरी सिचुएशन कंसिडर करते हैं। अगर मैंने पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, पिस्टन ऊपर जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जितने भी थे वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए। सो जब पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया कम, मतलब प्रेशर कम हो गया। जब वहां पे प्रेशर कम हुआ, ये तो मैंने चेंज लाई, मैंने प्रेशर कम कर दिया, इक्विलिब्रियम का रेस्पॉन्स उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, उसके बिल्कुल बरक्स होगा। इक्विलिब्रियम का रेस्पॉन्स रहेगा बेटा कि वो प्रेशर को बढ़ाए। अब अगर मैंने प्रेशर को घटाया, लॉजिकली कैसे घटा? ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से पार्टिकल्स दूर चले गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया कम हुए, तब फोर्स पर यूनिट एरिया कम हुआ, तब प्रेशर कम हुआ। अब जिस तरह से मैंने प्रेशर को घटाया, इक्विलिब्रियम बिल्कुल उसके अपोजिट करके अपना प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया बढ़ा दिया जाए, तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया तभी बढ़ेंगे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की विच प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 मोल्स ऑफ गैस से 1 मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 मोल्स ऑफ गैस से 1 मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फॉरवर्ड डायरेक्शन की वजह से बढ़ रहे हैं। जिस भी डायरेक्शन की वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, उसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ज्यादा होंगे और प्रेशर जो होगा बेटा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। सो आई कैन मेक अ कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन हियर, ए डिक्रीज इन प्रेशर या इंक्रीज इन वॉल्यूम एक ही बात है, राइट? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से ही प्रेशर डिक्रीज होता है। ए डिक्रीज इन प्रेशर या इंक्रीज इन वॉल्यूम शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम
in the direction of greater number of moles of gas. ये तो मेरी बेटा पहली statement थी related to effect of pressure. I'll be having the second statement here as well. You can write that yourself. I can say at decrease in pressure, right? At decrease in pressure, that automatically means increase in volume, shifts the equilibrium. Shifts the equilibrium. किस direction में बेटा? In the direction of greater number of moles of gas. In the direction of greater number of moles of gas. Please note down कर दीजिएगा, ठीक है? ये हमारे पास बेटा दूसरा किस्सा हो गया। तीसरा, जिन रिएक्शंस के लिए, राइट, रिएक्शंस फॉर विच अगरचे वो गैस फेज रिएक्शंस भी हैं, मगर उनमें डेल्टा एन ऑफ गैस है जीरो। डेल्टा एन ऑफ गैस कब जीरो होता है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड बराबर होंगे टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड। बिकॉज यू नो डेल्टा एन हम डिफाइन करते हैं एज द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। चूंकि फाइनल स्टेट होता है प्रोडक्ट साइड, इनिशियल स्टेट होता है रिएक्टेंट साइड। अगर किसी रिएक्शन में जितने मोल्स गैस के प्रोडक्ट साइड से हैं, अगर उतने ही मोल्स रिएक्टेंट साइड से हुए, तब वहां पे बेटा डेल्टा एन ऑफ गैस जो होगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू जीरो। तो जिन भी रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन ऑफ ए गैस जीरो होता है, उनमें याद रखिएगा प्रेशर हैज नो इफेक्ट। प्रेशर हैज नो इफेक्ट। अब कैसे, वो देख लीजिएगा। सपोज बेटा मेरे पास रिएक्शन ये है, H2 गैस plus we have I2 gas in equilibrium with twice HI as a gas. मैंने इस रिएक्शन को किसी क्लोज्ड वेसल में बेटा कैरी आउट कर दिया, फाइन। इक्विलिब्रियम वाज सेट, और इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसके भी कुछ मोल्स थे, इसके भी कुछ मोल्स थे, इसके भी कुछ मोल्स थे, और यहां पे बेटा कुछ ना कुछ टोटल मोल्स ऑफ गैस हमारे पास मौजूद थे। क्योंकि इक्विलिब्रियम सेट होने के बाद किसी के भी मोल चेंज नहीं हो जाते हैं, दैट मींस टोटल मोल्स भी चेंज नहीं होंगे, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज टोटल मोल्स ऑफ गैस देयर वाज सम डेफिनेट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन सिस्टम। अब अगर मैं इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में पिस्टन को डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके प्रेशर बढ़ाऊं या प्रेशर घटाऊं, इक्विलिब्रियम चाहता कि मैं अपना इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है बेटा उसको वापस रेस्टोर करूं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने के बाद वो चाहेगा मैं प्रेशर घटाऊं, प्रेशर घटाने के बाद वो चाहेगा मैं प्रेशर बढ़ाऊं। लेकिन प्रेशर बढ़ाने या घटाने के लिए इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा विच ईदर प्रोड्यूसेस ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मगर इन रिएक्शंस में जिनका डेल्टा एन ऑफ ए गैस जीरो होता है बेटा, उनके जितने मोल्स प्रोडक्ट साइड से होते हैं उतने ही मोल्स आपके पास बेटा रिएक्टेंट साइड से भी होते हैं। रिएक्टेंट साइड से भी एक और एक दो मोल्स ऑफ गैस, प्रोडक्ट साइड से भी आपके पास दो मोल्स ऑफ गैस। सो दैट मींस आप उन रिएक्शंस में याद रखिएगा जिनमें डेल्टा एन ऑफ ए गैस जीरो होता है, ऐसी रिएक्शंस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है दैट इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पे कोई भी असर नहीं डालता, राइट? So that was about my third parameter, that was effect of pressure. Fine. So I'll be talking about the next parameter here, that is addition of inert gas. That is addition of inert gas. इसको आप प्लीज अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशानी रहती है समझने में, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करेंगे आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा। सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, पहली बात तो यह है कि इनर्ट गैस क्या होता है। इनर्ट गैस किसी भी ऐसी गैस को कहा जा सकता है बेटा विच डज नॉट रिएक्ट विथ यूर रिएक्शन कंपोनेंट्स। जो भी आपके पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, कोई भी गैस जो आप ऐड करोगे अगर वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, तब जाके वो गैस उनके लिए इनर्ट बनती है। नंबर वन। नंबर टू इज दैट नॉर्मली जो इनर्ट गैसेस हमारे पास हैं वो तो ग्रुप 18 के गैसेस हैं, जिसमें आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह आता है, ठीक है ना। तो यही सारे गैसेस जो हैं बेटा, जिनको आप नोबल गैसेस के नाम से अक्सर जानते हैं, हम अक्सर जाके इन्हीं का एडिशन कंसीडर करते हैं। अदरवाइज फॉर ए गिवन रिएक्शन सम अदर गैसेस कैन आल्सो बी द नोबल गैस, सम अदर गैस कैन आल्सो बी द नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है ना। अब हम चूंकि इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो इनर्ट गैस जो है कोई भी ग्रुप 18 गैस कंसीडर करिएगा। सपोज मेरे पास बेटा PCl5 का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है। PCl5 गैस इट गिव्स मी PCl3 गैस प्लस वी हैव Cl2 गैस, ठीक है। बहुत आसान चीज है। जब मैंने इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक लाया
तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे अपना एक डेफिनेट इक्विलिब्रियम प्रेशर था विच वाज कांस्टेंट, राइट, विच वाज कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगा, लेकिन इनर्ट गैस जो ऐड हो रहा है उसकी दो सूरतें हैं। एक, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वट एवर वॉज द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल, मैं उसी रिएक्शन वेसल में उसी वॉल्यूम पे इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करूंगा। एंड द सेकेंड इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। वो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है कि इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने से पहले जो प्रेशर था वही इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने के बाद भी होना चाहिए, तब जाके उसको कहते हैं बेटा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। दो सूरतों में याद रखिएगा, जब भी आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, there is no effect on equilibrium. Equilibrium remains unchanged. Equilibrium remains unaltered. क्यों? I'll be explaining that. और दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यू कैन मेक दीज टू स्टेटमेंट्स हियर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में दो स्टेटमेंट्स बेटा कोट करेंगे। नंबर वन, एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, it has no effect on equilibrium. Addition of inert gas at constant volume has no effect on equilibrium. Has no effect on equilibrium, right? लेकिन अगर आपने inert gas को ऐड कर दिया, so addition of inert gas जो है, अगर आपने बेटा लिया हुआ है at constant pressure, अगर आप inert gas को ऐड करोगे at constant pressure, please remember one thing beta, equilibrium gets shifted या equilibrium shifts, right, in the direction of greater number of moles of gas. आप बेटा खुद भी साथ साथ लिखते जाइए, in the direction of greater number of moles of gas या greater moles of gas. आप प्लीज को कंप्लीट कर दीजिएगा। फाइन, मैंने दो स्टेटमेंट्स बताई एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करिए, इक्विलिब्रियम गेट शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, राइट। अब ये दो स्टेटमेंट्स बेटा मैंने एक्सप्लेन करनी है, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल इक्विलिब्रियम आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम को लेके हम एक बहुत आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बेटा यही इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है, इट इज PCl5 एज गैस in equilibrium with PCl3 as gas plus we have Cl2 as gas, ठीक। सपोज बेटा मैं PCl5 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करूंगा विथ व्हाइट सफियर्स, इन मॉलिक्यूल्स को PCl3 को रिप्रेजेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ येलो कलर सफियर्स, और इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा विद द ऑरेंज कलर सफियर्स, राइट। क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, तो मैं इनको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने देखा कि जब इस रिएक्शन सिस्टम में इक्विलिब्रियम सेट था, तो वहां पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कुछ मोल्स हमारे पास बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास PCl3 के भी थे, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास वहां पे PCl5 के भी थे, और कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पर हमारे पास बेटा Cl2 के भी थे, राइट। इस तरह से वहां से मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस सिस्टम में था। And corresponding to the occupancy of these molecules in this particular reaction volume, in this reaction vessel, there were some definite number of molecules of the equilibrium mixture striking per unit area. अब याद रखिएगा कि inert gas कब जाके affect करता है और क्यों करता है। Please try to understand my point here. जब भी आप इस equilibrium mixture में inert gas add करोगे, अगर इनर्ट गैस के आने की वजह से इनके अपने प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी इनका प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेज पे था, अगर इनके अपने प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तब जाके इक्विलिब्रियम इज नॉट गोइंग टू रेस्पॉन्ड। और क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके प्रेशर पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे आपका रेस्पॉन्स इक्विलिब्रियम का नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया
और आपके इक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स के प्रेशर पे कुछ भी फर्क पड़ा, दे विल डेफिनेटली कम अप विद द आर्म्स, दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज इन द इक्विलिब्रियम। फाइन बेटा, लेट्स ट्राई टू सी द फर्स्ट केस। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं, तब जाके याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने की वजह से हमारे इक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स के अपने प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो देखिए कैसे। जो ही मैंने इनर्ट गैस ऐड कर दिया, इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए बेटा मेरे पास जो है, लेट इट बी ये ग्रे कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये ग्रे कलर के मॉलिक्यूल्स इनर्ट गैस के हैं। क्योंकि गैसेस में इंटरपार्टिकल स्पेसिंग्स बहुत होती हैं, तो ये जो ग्रे कलर के पार्टिकल्स हैं, ये अपने आप को एकोमोडेट करते हैं बेटा in between those interparticle spacings, right? In between those interparticle spacings, जब inert gas ने अपने आप को इन interparticle spacings में accommodate कर दिया, तो उसने अपने आप को accommodate करने के लिए इक्विलिब्रियम के किसी कंपोनेंट को डिस्प्लेस नहीं किया, क्योंकि वहां पे काफी सारी स्पेसेस मौजूद थी, वो आके इन इंटरपार्टिकल स्पेसिंग्स के बीच में आ गया। जिसकी वजह से अगर मैं यूनिट एरिया की बेटा बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं यूनिट एरिया की बात करूंगा, लेट इट बी ये मेरे पास सारा जो है यूनिट एरिया का मसला है, लेट इट बी ये यूनिट एरिया है। ठीक है, इस यूनिट एरिया में इक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स के जितने पार्टिकल्स स्ट्राइक करते थे बिफोर द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम चेंज नहीं कर दिया, वॉल्यूम उतना ही है। सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम करने के बाद मेरे इक्विलिब्रियम के उतने ही पार्टिकल्स अब भी पर यूनिट एरिया स्ट्राइक कर रहे हैं, मेरे इक्विलिब्रियम के उतने ही पार्टिकल्स अब भी पर यूनिट एरिया स्ट्राइक कर रहे हैं, बिकॉज इनर्ट गैस के पार्टिकल्स ने अपने आप को इंटरपार्टिकल स्पेसिंग्स में एकोमोडेट कर दिया, जिसकी वजह से टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम तो इंक्रीज हुआ, मगर मेरे इक्विलिब्रियम के जितने भी पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इससे पहले स्ट्राइक करते थे, अब भी उतने ही स्ट्राइक करते हैं। उनका प्रेशर जो इससे पहले था, उनका अब भी उतना ही प्रेशर है। जब मेरे इक्विलिब्रियम का कुछ भी प्रेशर चेंज नहीं हुआ, मेरा इक्विलिब्रियम जो होगा बेटा वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो दैट मींस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, मैंने पिस्टन को ऊपर नीचे नहीं कर दिया बेटा। सो जो ही मैंने इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम तो बढ़ गया, मगर मेरे इक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स के अपने प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो जितने इससे पहले पर यूनिट एरिया स्ट्राइक करते थे, इनर्ट गैस आने के बाद भी उतने ही स्ट्राइक करते हैं। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट। अगर मैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह होता है बेटा कि इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने से पहले जो प्रेशर था, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने से पहले जो प्रेशर था, आप इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो, मगर प्रेशर उतना ही रहना चाहिए। अब देखिए ना, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं, तो वहां पे जो इनर्ट गैस ऐड करने से पहले प्रेशर था, इनर्ट गैस ऐड करने के बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर तो ज्यादा हो गया, बिकॉज अब इतने सारे पार्टिकल्स और पर यूनिट एरिया स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूं कि प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया को कम करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस पिस्टन को आप अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करें। जो ही आप पिस्टन को बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया कम 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 होते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा जरूर आएगा बेटा जब आपने इतना वॉल्यूम बढ़ा दिया होगा कि अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया उतने ही स्ट्राइक कर रहे हैं आफ्टर द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जितने कि बिफोर द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस स्ट्राइक कर रहे थे। सो दैट मीन्स आपने इस बार इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किया, मगर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हुए आपने इनर्ट गैस को बेटा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मुझे बताइए, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करते करते कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको वॉल्यूम कांस्टेंटली बढ़ाना पड़ा। वॉल्यूम कांस्टेंटली बढ़ने की वजह से सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए, और मेरे इक्विलिब्रियम पार्टिकल जो है बेटा वो भी तो एक दूसरे से दूर दूर चले गए। जब मेरे इक्विलिब्रियम के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से दूर दूर चले गए, तो उसकी वजह से उनका नंबर जो है स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। सो इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने से पहले जितने मेरे इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया स्ट्राइक करते थे, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करने के बाद उनका नंबर जो है बेटा वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, जिसकी वजह से मेरे इक्विलिब्रियम का अपना प्रेशर जो है वो घट गया। मेरे इक्विलिब्रियम का अपना प्रेशर जो वो घट गया, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया आप कम स्ट्राइक कर गए,
जब इक्विलिब्रियम का प्रेशर घटा, इक्विलिब्रियम चाहेगा बेटा उसका प्रेशर जो है उसको वापस बढ़ा दिया जाए, और प्रेशर बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को इंक्रीज किया जाए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज करने का तरीका क्या है बेटा, कि इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए दैट प्रोड्यूसेस ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास एक रिएक्शन ये है, the reaction is like this, it is twice SO3 gas, right, in equilibrium with twice SO2 gas plus we have got O2 gas, fine। इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मैंने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी आप इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करें, रिएक्शन का डेल्टा एन कुछ भी हो, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम इज नॉट गोइंग टू रेस्पॉन्ड, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने की वजह से मेरे इक्विलिब्रियम प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे इक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स के प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा था, जिसकी वजह से आपके इक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स के सारे पार्टिकल्स दूर दूर चले गए थे, जिसकी वजह से उनका प्रेशर, इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम हो चुका था। जब इक्विलिब्रियम प्रेशर कम हुआ था, इक्विलिब्रियम चाहेगा अपना प्रेशर जो है बेटा उसको इंक्रीज किया जाए, और उसको इंक्रीज करने के लिए, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल्स ऑफ गैस से 2 और 1 3 मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो दिस इक्विलिब्रियम इज श्योरली गोना शिफ्ट in the forward direction. Is that clear beta? So that was about the addition of inert gas. कैसे inert gas की वजह से equilibrium पे फर्क पड़ता है, कब जाके पड़ता है, कब जाके नहीं पड़ता बेटा, वो बात भी मैंने आपके सामने रख दी है। उसके बाद मैं लास्ट वाला ले रहा हूं बेटा, that's factor number 5, that is addition of catalyst. Addition of catalyst. अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, राइट, प्लीज रिमेंबर कैटलिस्ट जो है वो जितना फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, उतना ही वो फेवर करता है बैकवर्ड रिएक्शन को भी। और ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, तो तब मैं आपको ये बात बता चुका हूं बेटा कि कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम जो है उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाती है, बिकॉज जितना आपका कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है उतना ही वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी फेवर करता है। सो फाइनल कंक्लूजन ये रहेगा कि कैटलिस्ट के ऐड होने की वजह से इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क सिर्फ इतना पड़ता है बेटा दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड एट अ फास्टर रेट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन ए क्विक सेशन, राइट। अगर इक्विलिब्रियम को अटेन होने में विदाउट कैटलिस्ट 10 दिन लगते थे, विथ कैटलिस्ट को सिर्फ 10 घंटे ही लग सकते हैं, राइट। दैट इज द ओनली थिंग व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इन द कैटलिस्ट, और ये चीज भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सो कैटलिस्ट के बारे में हम क्या मेंशन करेंगे बेटा, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, राइट, it has no effect on equilibrium, there is no change in equilibrium except for one thing. What is that? Except for one thing beta, equilibrium is attained at a faster rate, right? Except that equilibrium is attained at a faster rate. मैं इसकी ग्राफिकल एनालिसिस आपको दिखा चुका हूं, तो उस पर फिर से 15-20 मिनट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज। दैट वाज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एंड इससे पहले बेटा मैं आगे के डिस्कशन में चला जाऊं, मैं आपको इतना जरूर बताऊं कि वंस यू टॉक अबाउट द लीचर-लायड प्रिंसिपल, इसमें क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन में आता कैसे है। अक्सर जाके बेटा आपको क्वेश्चन पैटर्न आएगा कि कोई रिएक्शन आपको दी गई, उस रिएक्शन में नीचे कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए, कौन सा फैक्टर इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, कौन सा फैक्टर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाएगा, या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाएगा। वो चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मगर उसके अलावा एक और बात याद रखना बेटा, इसमें कभी कभी आपको पूछा जाता है कोई रिएक्शन दी गई, इस रिएक्शन के लिए इनमें से फेवरेबल फैक्टर कौन सा है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, आप सिर्फ इस गर्ज से रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं ताकि मैं एक प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकूं, और जितना कोई भी फैक्टर इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, उतना बेटा मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और उतना वो चीज जो है मेरे फेवर में जाता है। सो कोई भी ऐसा फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, दैट्स ऑलवेज फेवरेबल,
और कोई भी ऐसा फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, दैट्स ऑलवेज टेकन एज ए नॉन फेवरेबल फैक्टर। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये बात आप जहन में रखेंगे कि जो भी कोई फैक्टर्स इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, दे आर फेवरेबल, जो प्रोडक्ट को घटाएंगे दे विल बी ऑलवेज नॉन फेवरेबल फैक्टर्स। एंड द लास्ट वन, कैटलिस्ट जो है ना ही ये फेवर करता है प्रोडक्ट्स को, ना ही ये फेवर करता है रिएक्टेंट्स को, मगर तब भी कैटलिस्ट जो है उसको माना जाता है एज अ फेवरेबल फैक्टर। पॉइंट इज व्हाई? बेसिकली आपका कैटलिस्ट जो है आपकी रिएक्शन में टाइम बचाता है। सो जितना प्रोडक्ट आपको 10 दिन के बजाय सिर्फ 10 घंटे में ही मिला, वो तो हमारे लिए फेवरेबल हो गया क्योंकि हमारे लिए बहुत सारा टाइम बचा। So use of catalyst is always taken as a favorable factor, even if it does not shift the equilibrium in any one direction. So but considering कि ये हमारे लिए टाइम बचाता है, इसको हमेशा बेटा favorable factors में काउंट किया जाता है। Is that part clear? So that was something about Lecher-Light principle and different factors. बात करेंगे बेटा इसके applications की। And particularly I'll be talking about the applications to physical equilibria, because chemical equilibria को हमने साथ साथ ले लिया था। Applications to physical equilibria, very important। कुछ physical equilibria हमारे पास है और आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि जब भी equilibrium सेट होगा इन ए केमिकल रिएक्शन तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और जब भी इक्विलिब्रियम सेट होगा इन ए फिजिकल चेंज उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सबसे पहले बेटा मुझे यहां पे तीन फिजिकल इक्विलिब्रिया के बारे में बात करनी है। द फर्स्ट वन विल बी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसमें लीचर-लाइट प्रिंसिपल का क्या रोल रहता है? जहां तक बेटा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात है, ये इक्विलिब्रियम जो है ये सिर्फ पॉसिबल होता है, ये सिर्फ अटेन होता है एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। पहली बात आपने ये याद रखनी है, जब तक ना आप एक सॉलिड को अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचाओगे तो तब तक बेटा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये इक्विलिब्रियम जिस टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है उसको आप मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, और इस टेम्परेचर के ऊपर अगर आप जाएंगे यू विल बी लैंडिंग इनटू द प्योर लिक्विड स्टेट, और अगर आप इस टेम्परेचर से नीचे आएंगे यू विल बी लैंडिंग प्योरली इनटू द सॉलिड स्टेट। एंड दिस इज द ओनली टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, राइट? दैट वाज नंबर वन। नंबर टू इज दैट सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, आपको पता है कि आपको हीट देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने लिक्विड को बेटा फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट करना है, आपने हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है? सो जिस प्रोसेस में हीट देनी पड़े दैट्स एंडो, जिसमें हीट इवॉल्व हो जाए दैट्स एक्सो। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एंडो, लिक्विड का सॉलिड में वापस कन्वर्ट होना हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। दैट वाज माय सेकंड टॉक। तीसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, राइट? ये जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम का, इट सिंपली मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, यानी कि 1 atm प्रेशर पे, राइट? और अगर आपने प्रेशर 1 atm से ज्यादा या कम कर दिया, अकॉर्डिंगली उस सॉलिड लिक्विड सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो भी चेंज हो जाता है, और जो भी आपके किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा एट द प्रेशर अदर देन द नॉर्मल 1 atm प्रेशर, दैट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, राइट बेटा? सो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था एट द नॉर्मल 1 atm प्रेशर, राइट? अब जाके मैंने किसी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को लिया एट इट्स नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, दैट मींस एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, यानी कि बाहर से जो सिस्टम का प्रेशर था वो 1 atm था। अब जाके बेटा अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ा दूं, राइट? अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करूं, यानी कि बाहर वाला प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो इस सिस्टम पे बढ़ा दिया जाए, जो ही आप सिस्टम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर हमेशा बेटा पार्टिकल्स को नजदीक लेने की कोशिश करेगा। जब भी आप किसी सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाते हैं पार्टिकल्स नजदीक आने की कोशिश करते हैं। सो जो ही इस सॉलिड लिक्विड सिस्टम में आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, और आपका सिस्टम जो है, चूंकि पार्टिकल्स नजदीक आने का मतलब यह है सिस्टम इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई लोअर वॉल्यूम, सिस्टम इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई लोअर वॉल्यूम।
चूंकि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मोर क्लोजली पैक्ड, राइट, एज कंपेयर टू लिक्विड्स। इस वजह से सॉलिड्स कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स। सो जो ही आपने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे नॉर्मल एटीएम प्रेशर के बजाय 1 एटीएम प्रेशर के बजाय आपने कुछ ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, it will always try to get the particles closer, it will always favor the system to occupy lower volume। क्योंकि सॉलिड लोअर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उस वजह से प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से इक्विलिब्रियम जो है बेटा ये डिस्टर्ब होता है एंड इट गेट शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, अब तो इक्विलिब्रियम रहा ही नहीं, ठीक है, दैट हैज बीन डिस्टर्ब नाउ, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो गई एज कंपेयर टू फॉरवर्ड। अब जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, अब जाके इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा डिफाइन नहीं होगा, और मेल्टिंग पॉइंट तब तक डिफाइन नहीं होता है जब तक ना ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और अगर आप चाहते हैं कि इस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को फिर से रेस्टोर किया जाए बेटा, तो आपने इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में वापस शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम को वापस रेस्टोर किया जाए, आपने इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करना है कि एक्सोथर्मिक को, एंडोथर्मिक को, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेंपरेचर्स। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज दैट, जो ही आपने इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बेटा बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम लोअर वॉल्यूम की तरफ चला गया, दैट मींस मोर ऑफ सॉलिड बन गया। तो मोर ऑफ सॉलिड बनने के बाद, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन अगर आप इस हायर प्रेशर पे इस सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं, यानी कि अब इसका एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं, उसका एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट इवैल्यूएट करना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आपने इस इक्विलिब्रियम को वापस रेस्टोर करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम को वापस रेस्टोर करने के लिए it has to be shifted back in the forward direction, और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करना पड़ेगा, और एंडो को फेवर करने के लिए आपको टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा। यानी जब ये नया इक्विलिब्रियम सेट होगा बेटा, वो पहले के कंपैरिजन में हायर टेंपरेचर पे सेट होगा। जब पहले के कंपैरिजन में हायर टेंपरेचर पे इक्विलिब्रियम सेट हुआ, दैट मीन जो नया मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है ना? सो कंक्लूजन ये रहेगा, इंक्रीज इन प्रेशर जो है इट फेवर्स, प्लीज रिमेंबर, इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ सॉलिड। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे बेटा, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ सॉलिड। क्यों? बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड जो है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। नंबर 2, राइट, ये तो एक स्टेटमेंट होगी बेटा। स्टेटमेंट नंबर 2, इंक्रीज इन प्रेशर जो है, व्हाट इट हैज डन इज दैट इट हैज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, राइट। इंक्रीज इन प्रेशर जो है इट इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का होता है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जितना प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा, उतना आपके सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो भी ज्यादा हुआ करता है। किसी बच्चे को अगर समझने में दिक्कत आएगी, बाद में प्लीज इसको रिवाइंड कर दीजिएगा एक बार, आपको आराम से जो है ये चीज समझ आ जाएगी। बट आई होप इंशाल्लाह इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो ये हमारे पास बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू प्रेशर। तीसरा जो है दैट्स रिलेटेड टू टेंपरेचर। मान लीजिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आपका इक्विलिब्रियम सेट था, अगर आपने इस सिस्टम को हीट सप्लाई कर दिया, यानी कि इसका टेंपरेचर बढ़ा दिया, तो टेंपरेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उसकी वजह से मोर ऑफ लिक्विड बनेगा या मोर ऑफ सॉलिड? मोर ऑफ लिक्विड। तो वो भी आप तीसरा पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन टेंपरेचर जो है, यानी कि सप्लाई ऑफ हीट। अगर आप हीट सप्लाई करेंगे, सुई मतलब वो इंक्रीज इन टेंपरेचर, फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ लिक्विड, फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ लिक्विड। ये आपको बेटा इसमें याद रखना है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, और हमारे पास 5 एक्सेप्शंस ऐसी हैं, 5 सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें प्रेशर बढ़ाने की वजह से, याद रखना, जिनमें प्रेशर बढ़ाने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि इन 5 के 5 केसेस में इंक्रीज इन प्रेशर जो होगा दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट। और या फिर मैं ये कहूं बेटा कि इन 5 केसेस में मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब वो 5 केसेस क्या क्या आपके पास हैं? सबसे पहले बेटा आपके पास है आइस वाटर सिस्टम, राइट। सबसे पहले जो आपका आइस वाटर सिस्टम हो गया। नंबर 2, इट इज अबाउट ग्रेफाइट, जो आपके पास बेटा कार्बन ग्रेफाइट की एलोट्रोपिक फॉर्म है, उसका सॉलिड और उसकी लिक्विड फॉर्म। नंबर 3,
यू टॉक ऑफ कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, फॉर्मूला सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, SiC। चौथा जो आपके पास है दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, और इसकी फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, दैट इज Mg3N2, राइट। और पांचवा मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज क्वार्टेज, जिसको आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये 5 के 5 सिस्टम्स ऐसे हैं बेटा जिनमें इंक्रीज इन प्रेशर जो है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज दैट इनमें इंक्रीज इन प्रेशर जो होगा दैट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ लिक्विड, दैट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ लिक्विड। ये चीज आप प्लीज में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। पॉइंट 1, इन 5 केसेस में प्रेशर बढ़ाने से इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, एंड नंबर 2, इनमें प्रेशर बढ़ाने से मोर ऑफ लिक्विड बनता है, जबकि आपने अभी देखा था बाकी सारे सॉलिड्स में प्रेशर बढ़ाने से मोर ऑफ सॉलिड बनता था, राइट। वहां पे प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता था, यहां पे असल में मेल्टिंग पॉइंट घटता है। नाउ द पॉइंट इज व्हाई मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉमन सिस्टम आपके लिए एग्जांपल रखूंगा बेटा, और वही चीज जो है बाकी इन सब पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। आइस वाटर सिस्टम की मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगर हम आइस वाटर सिस्टम की बात करेंगे, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हीट देना पड़ता है, दैट मींस फॉरवर्ड प्रोसेस एंडो एंड बैकवर्ड इज एक्सो, राइट। और ये इक्विलिब्रियम जो है बेटा ये सिर्फ पॉसिबल होता है एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, राइट। अब देखिए मेरे पास मान लीजिए आइस वाटर सिस्टम जो था ये नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पे था, और अब जाके मैंने इस नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पे मतलब कि बाहर का प्रेशर 1 atm था, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया। चूंकि प्रेशर बढ़ाने की वजह से पार्टिकल्स नजदीक आते हैं और सिस्टम जो है इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई लोअर वॉल्यूम, और आइस में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वो केज लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसकी वजह से आइस की एक तो डेंसिटी भी कम होती है, दूसरा यह है कि वो वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, और आइस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। इसकी जिंदा मिसाल हम कश्मीरियों के अलावा कौन जान सकता है, बिकॉज रिसेंटली आपका विंटर इतना हार्श गुजरा है कि आपको यहां पे पानी की इतनी किल्लत हुई कि हमें क्लासेस ऑफ करनी पड़ी, इफ यू रिमेंबर दैट। तो जब यहां पे विंटर काफी हार्श हो जाता है बेटा, तो हमारे घरों में जो नल के पाइप्स वगैरह जो टैंक से पाइप नीचे आता है उसमें ओवरनाइट जो पानी रहता है इशू फ्रीज गसान, और मेनी अ टाइम्स आपने अपने पेरेंट्स से या किसी हमसाया से शिकायत सुनी होगी है एस्पच नल का पाइप सारे, राइट। क्यों फट गई, क्या हुआ था? असल में जो वो वहां पे लिक्विड वाटर उन पाइप्स में मौजूद होता था बेटा, रात को ओवरनाइट टेंपरेचर 0 डिग्री से नीचे जाने की वजह से वो लिक्विड वाटर जो है वो फ्रीज होके आइस बन चुका था। क्योंकि आइस ट्राइज टू ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम, आइस ट्राइज टू ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम, तो वहां पे जो वो पाइप थी उसके अंदर वॉल्यूम फिक्स था, कांस्टेंट था, लेकिन जब आइस ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करने की कोशिश में इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ दोस आयरन पाइप्स, शिस्तर पाइप ताम दिच फटन अंडर दैट प्रेशर। दैट इज योर सिंपल एक्सप्लेनेशन बेटा कि आइस जो आपके पास है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू द लिक्विड वाटर। अब देखिए ना, जब इस सिस्टम के ऊपर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, राइट, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम लोअर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। इन पांचों सिस्टम्स में उनका लिक्विड जो है वो लोअर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू देयर सॉलिड, और यहां पे आइस के कंपैरिजन में वाटर जो है ये लोअर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स किसको? फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ वाटर। जो मैंने अभी आपसे बेटा 2 पॉइंट्स की बात की थी वही चीज मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखिए, अगर प्रेशर बढ़ाने की वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और ज्यादा वाटर बन गया, ठीक है, ज्यादा वाटर वहां पे बन गया, तो अब जाके चूंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, हायर प्रेशर पे लेने की वजह से मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, नाउ इट्स नो मोर इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन भी नहीं होगा। अगर मैंने इस बारी इस आइस वाटर सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है एट दिस हाई प्रेशर, इक्विलिब्रियम हैज टू बी रिस्टोर्ड, और इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए बेटा इट हैज टू बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अगेन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करना पड़ेगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फेवर किया जाता है एट लो टेंपरेचर्स, दैट मींस आपको टेंपरेचर घटाना पड़ेगा। सो जो ही आप इस सिस्टम का टेंपरेचर घटाएंगे ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस शिफ्ट होगा और आपका नया इक्विलिब्रियम रेस्टोर होगा एट द न्यू प्रेशर।
सो हायर प्रेशर पे आपने तो प्रेशर बढ़ा दिया था, सो हायर प्रेशर पे आपका मेल्टिंग पॉइंट जो अब है, क्योंकि टेम्परेचर घटाना पड़ा तब इक्विलिब्रियम रेस्टोर हुआ, टेम्परेचर घटाना पड़ा तब मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन हुआ, दैट मींस प्रेशर बढ़ाने से इस बारी मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो डिक्रीज हो चुका है। इज दैट पार्ट क्लियर? और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन जो है बाकी 4 केसेस में भी रहती है। इसमें हमें 2 इक्विलिब्रिया और बचे, काफी आसान से हैं, मगर चूंकि आई डोंट वांट टू टेक इट टू द ग्रेटर लेंथ, रेस्ट विल बी डूइंग टुमारो, बट टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द आयनिक इक्विलिब्रियम एज वेल। इन 2 एग्जांपल्स में मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगेंगे कल, और कल उसके साथ ही हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। मगर इससे पहले कि आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो, आई विल रिक्वेस्ट यू बेटा आप अपना केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो सारा कंप्लीट करें। उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा प्लीज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप वो सेंड करेंगे। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा नंबर है, मेरी डीपी भी शायद उसमें है, आप आराम से पहचान सकते हो और अल्ताफ सर का नंबर कौन सा है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप प्लीज एक मैसेज सेंड करें, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आई विल बी हेल्पिंग यू देयर। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।